एवरीवन, मैं हूं अमीशा और स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी साइंस सेना में। सो गाइस, पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। पार्ट 1 वीडियो में हमारी साइंस सेना ने एकदम सॉलिड बेस तैयार कर लिया था। हमने सीखा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और एक बेसिक केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। और साथ ही हमने केमिकल इक्वेशन के दो तरीके को भी देखा था, स्केलेटल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दोनों एक ही चीज है। और फिर हमने बैलेंस्ड इक्वेशन भी देखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले आप उसे चेक कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। क्योंकि आज का ये पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग वीडियो होने वाला है। आज हम सीखेंगे बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि है बैलेंसिंग। यानी कि आज हम सीखेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, वो भी एकदम आसान और स्टेप बाय स्टेप मेथड से। और साथ ही आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पहला आधा हिस्सा कवर करेंगे और हम समझेंगे कि दीवारों पर होने वाली सफेदी यानी व्हाइट वॉशिंग की साइंस को समझेंगे। और साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि बिहार बोर्ड में पिछले कुछ सालों में पूछा गया है। बैलेंसिंग के भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बिहार बोर्ड में यहाँ से हर साल डायरेक्ट सवाल आते हैं। तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। इसमें रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन 2 है पर प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1 ही है। ये तो नाइंसाफी है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था कि हम इक्वेशंस को बैलेंस करने का जरूरत क्या है। उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ना ही क्रिएट हो सकता है। यानी कि रिएक्शन कराने से पहले हमने जितने भी हमारे पास मास है हमारे एलिमेंट्स के, उतने ही प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद भी होना चाहिए। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और इसी के कारण हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने का नीड है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है रिएक्टेंट साइड में, पर प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन 1 ही है। इसलिए हमें बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे दोनों साइड इक्वेशंस को बराबर कर सके और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही कर सके। हम अभी बैलेंसिंग सीखेंगे। उससे पहले हमारा जो क्वेश्चन था कि हमें बैलेंस करने का क्यों जरूरत है इक्वेशंस को, उसका आंसर लिखते हैं। अभी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशंस। अभी जो मैंने आपको बताया बस वही यहाँ पे लिखा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Therefore the total number of atoms of each element must be equal on the reactant means left side and the product that is right side. That's why we need to balance equations. यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास जो है वो ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। यानी कि ना हम मास बना सकते हैं और ना जो पहले से मास है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ एटम्स है सारे एलिमेंट्स का, रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट साइड पे और प्रोडक्ट्स यानी कि राइट साइड पे, वो हमेशा ही इक्वल होना चाहिए। और यही रीजन है कि हमें बैलेंसिंग को सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंसिंग से क्वेश्चन जो होते हैं हर साल आते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब हम बैलेंसिंग सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या आएगी, जो हमारा Fe है वो रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ Fe3O4 फॉर्म करने के लिए, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल मतलब कि यहाँ पे एटम्स कितने हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इधर एलिमेंट्स लिख सकते हैं, फिर हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे और प्रोडक्ट्स लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिएक्टेंट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स हमेशा राइट साइड पे होते हैं। और यहाँ पे अभी 3 एलिमेंट्स है। पहला हमारा क्या है, Fe है यानी कि आयरन, फिर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आयरन यानी कि Fe का नंबर है रिएक्टेंट साइड में वो 1 है। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। पर प्रोडक्ट साइड में ये कितने हैं, 3 है। एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 है। और हाइड्रोजन इधर भी 2 है एंड इधर भी 2 है।
अब हमने ये तो देख लिया कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। सो देखो, बैलेंसिंग करने के लिए दिमाग में कुछ चीजें रखनी होती है। तो हम क्या यहाँ पे हम इस तरीके से बैलेंसिंग कभी नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हमारे H2O है, सो हम इसको कन्वर्ट करके H2O4 नहीं बना सकते हैं। H2O से H2O4 ऐसे हम नहीं बना सकते। नीचे के एलिमेंट्स में हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अगर बैलेंसिंग करना ही है तो हम इसके फ्रंट में लगा के बैलेंस कर सकते हैं। सो हम हमेशा शुरू में ऐड कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे नीचे जो लिखा है उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे हम उसको थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर दिया तो पूरा हमारा जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल ही बिगड़ जाएगा। सो हम ये चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्टार्टिंग में नंबर ऐड करके चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। यहाँ पे सबसे बड़े एलिमेंट से हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कि रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब क्या हो गया कि हमारा ऑक्सीजन जो है 4 हो गया है, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो यहाँ पे हम 4 लगा सकते हैं। सो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो 4 हो गया, बट अगर हमने यहाँ 4 लगा दिया तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया इधर रिएक्टेंट साइड में। सो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, पर अभी इधर हाइड्रोजन 2 ही है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तब जाके दोनों साइड हाइड्रोजन का नंबर इक्वल होगा। सो अब क्या देख सकते हैं हम कि हाइड्रोजन इधर भी 8 है एंड इधर भी 8 है। अब लास्टली बच के हमारे पास आयरन। तो यहाँ पे आयरन क्या है कि इधर 1 है एंड इधर 3 है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा दोनों साइड आयरन भी इक्वल हो जाएगा। सो अब हम देख सकते हैं इधर आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर भी 8 है, एंड ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है। सो फाइनली अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। सो हम इसे अब कैसे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, सो ये है हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि किन चीजों को हम पहले बैलेंस करते हैं। सो मैं आपको वो लिखा रही हूँ और फिर से हम इक्वेशंस को भी लिखना सीखेंगे, ताकि हम आगे जब इक्वेशंस को बैलेंस करें तो हम आसानी से कर पाए। सो अभी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो इक्वेशंस बैलेंस करने में आप एक सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हो। सो अगर हमारा कोई भी रिएक्शन दे रखा है, सो उसमें हम सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम चाहे तो मेटल्स को बैलेंस कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है हम नॉन मेटल्स को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और लास्टली हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सो आप चाहो तो ये सीक्वेंस भी फॉलो कर सकते हो। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस की बैलेंस करने की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो अभी हम जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो सारे ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब कि बिहार बोर्ड में वो बार बार पूछे गए वही क्वेश्चंस मैं अभी प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। सो अभी आप इसको बहुत ध्यान से देखना। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब न्यूट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CaNO3 प्लस H2O। ठीक है, तो इसको अब हम बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन इस साइड 1 है, पर प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 2 है। सो इसको हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हम हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 1 है और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 + 2, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट साइड में 1 है एंड रिएक्टेंट साइड में वो 2 है। कैल्शियम दोनों साइड 1 है एंड NO3 क्या है, NO3 हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 है। So, हमने सारे एलिमेंट्स देख लिया, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, या फिर हम NO3 को भी बैलेंस कर सकते हैं। सो NO3 क्या है, यहाँ पे 2 है एंड प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में हमारा 1 है। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो अब कितना हो गया हमारा NO3 इधर पे 2 हो गया। ठीक है, एंड इधर 1 है।
तो ये बैलेंस्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 हो चुका है एंड इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस्ड हो चुका है। कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब सिर्फ बच गया यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन बच चुका है। सो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो चुका है एंड इधर ऑक्सीजन भी 2 हो चुका है। तो ऑक्सीजन भी 2 एंड यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन उधर 4 है, इधर देख लेते हैं हम कितना है। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 ये रहे, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो चुका है। सो फाइनली हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। सो आप इसे देख सकते हो कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या आ गया। सो यहाँ से हम हटा देते हैं एंड इधर हम लिख लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी क्या हो गया, बैलेंस 2HNO3 plus CaOH2 reacts to give CaNO3 2 plus 2H2O। सो ये फाइनल हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुका है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है एंड ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे ही PYQs है और बहुत बार पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। सो आप ध्यान से देखना। सो अभी देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यहाँ पे Na2SO4 और H2O बनाने के लिए। ठीक है, सो चलो जल्दी जल्दी इसको बैलेंस करते हैं हम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम इधर रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे हम। तो सोडियम अब इधर भी 2 हो चुका है, इधर भी 2 हो चुका है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इधर 2 हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन भी इधर 2 हो चुका है, पर हमारा इधर ऑक्सीजन एक ही है। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। सो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अभी ऑक्सीजन इधर 2 है एंड इधर भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर पे 4 हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा 2 + 2, यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है एंड SO4 1 है एंड इधर SO4 भी 1 है। सो अभी हम देख सकते हैं सारा चीज बराबर है। जैसे कि फिर से एक बार चेक करते हैं। सो सोडियम कितना हो गया, हमारा 2 हो चुका है इधर एंड इधर भी 2 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी वो 2 है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 + 2 4 हो चुका है एंड इधर भी हाइड्रोजन 4 है एंड SO4 इधर 1 है एंड इधर 1 है। सो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। सो फाइनल बैलेंस इक्वेशन हमारा ये है। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सो अभी देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम पहले, ये बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, सो अभी हम इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है। सो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं सोडियम रिएक्टेंट साइड में 1 है एंड प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ओके, क्लोरीन इधर भी 1 इधर भी 1। सो Cl क्या है, रिएक्टेंट्स में भी 1 प्रोडक्ट में भी 1। Ag दोनों साइड 1 ही है एंड NO3 इधर भी 1 इधर भी 1। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बिहार बोर्ड कई बार ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस भी पूछता है, मतलब कि इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड रहेगा पर आपको वो गुमराह करने के लिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस भी दे सकता है। आप ध्यान रखना, पहले आपको नंबर्स ही चेक करने हैं, अगर इक्वल है तो वो पहले से ही बैलेंस्ड है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, लेकिन इसको बैलेंस करना मैं अभी नहीं सिखाने वाली, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बैलेंस करो एंड देन आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इसका सही आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ये क्या है, हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। अभी देखो, अभी तक तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर पूछ रहा था बैलेंस करने को तो हम आसानी से कर दे रहे थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो हमें वर्ड के फॉर्म में भी दे दिया जाता है क्वेश्चन में एंड देन उसे हमें पहले इक्वेशन लिखना होता है फिर उसको बैलेंस करना होता है। अब सवाल आता है कि हम इक्वेशंस को लिखेंगे कैसे। यहाँ पे सबका हमें याद तो नहीं रहता, यहाँ पे एक उसकी भी ट्रिक होती है। पहले हम इक्वेशंस को लिखना ही सीखते हैं, फिर हम ये वर्ड वाला इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे।
सो देखो वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमें उनका फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। सो उसके लिए ये वाला जो टेबल अभी मैंने बनाया इसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है। सो यहाँ पे कुछ आयंस के नेम लिखे हैं एंड उसके सिंबल और वैलेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। सो ये हम लर्न कर लेंगे तो हमें फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। सो सोडियम का क्या होता है Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+। तो ये पूरा इस तरीके से टेबल है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसको पूरा याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा हमारे पास तरीका नहीं है। सो इसको लर्न करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम अभी देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं इसका यूज करके। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम का फॉर्मूला और सिंबल और वैलेंसी क्या होता है, यहाँ पे Na+ होता है, ठीक है। एंड क्लोराइड का क्या होता है, सो क्लोराइड का यहाँ पे Cl- होता है, ठीक है, Na+ Cl-, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला वैलेंसी होता है वो इसके डाउन में आएगा फॉर्मूला बनाते वक्त, एंड इसका इसके डाउन में आता है। सो यहाँ पे प्लस माइनस है, सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या बना, NaCl बना। एंड ये आपको याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद रहता है तो यहाँ पे बनाने का तरीका यही है। सो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का देख सकते हैं। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का यहाँ पे बनाने के लिए एल्यूमिनियम का हमें देखना पड़ेगा केमिकल फॉर्मूला। सो एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे सॉरी वैलेंसी क्या होता है, Al3+ होता है। सो एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al3+ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्यूमिनियम का लिख सकते हैं Al3+, एंड क्लोराइड का क्या होता है, Cl- होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 3 इधर चला जाएगा, Al3+, ये 3 इधर चला जाएगा एंड क्लोरीन का यहाँ पे आ जाएगा। सो क्या बन जाएगा, AlCl3, ठीक है। सो इसका प्लस क्लोराइड के पास चला गया एंड क्लोरीन वाला एल्यूमिनियम के पास आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, केमिकल फॉर्मूला बन चुका है AlCl3, ठीक है। एक और एग्जांपल है फेरस सल्फेट का। तो फेरस का क्या है, Fe2+ है, एंड सल्फेट का क्या है, सल्फेट का SO4 2- है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे जो हमारा केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा फेरस सल्फेट का वो आ जाएगा FeSO4। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। एंड आपको ये क्या करना पड़ेगा, सारा लर्न करना पड़ेगा, सबका वैलेंसी यहाँ पे, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो देखो अभी क्या होता है, कभी कभी वर्ड के फॉर्म में भी देता है हमें बैलेंस करने के लिए। सो सबसे पहले मुझसे इक्वेशन लिखेंगे एंड देन उसको बैलेंस करेंगे हम। सो देखो क्या लिखा है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो देखो पोटेशियम का K होता है, K+ होता है, एंड हाइड्रोक्साइड का OH- होता है। अभी जो हमने लिखना सीखा था, हमने वैलेंसी देखा था वहाँ पे। सो आप लर्न कर लोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इसका प्लस इसके माइनस को कैंसिल कर देगा। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बन के आएगा, KOH बन के आएगा। सो ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, यानी कि H2O के साथ। वाटर का भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनता है। सो हाइड्रोजन का H+ होता है और इसका OH- होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाता है और प्रोडक्ट बन के क्या आता है, H2O। सो ये वाटर का फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो ये रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पे इस वर्ड से इक्वेशन बना लिया एंड अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर्स कितने हैं, 3 है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। सो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे 2 लगा देंगे। सो यहाँ पे अभी क्या हो गया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी पोटेशियम यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी पोटेशियम 2 हो गया, ठीक है। एंड हाइड्रोजन इस साइड 2 है एंड इस साइड 2 + 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर सिर्फ 2 है। सो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं 2। सो अब हम चेक कर ले एक बार, तो यहाँ पे भी पोटेशियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, यहाँ पे 2 + 2 हाइड्रोजन भी 4 है एंड ऑक्सीजन भी 2 है। सो ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। सो इसी तरीके से हम वर्ड वाले इक्वेशन को भी पहले हम केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे एंड देन उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको बैलेंस करना समझ में आया होगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो आप सारा प्रैक्टिस करोगे खुद से, एंड जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया उसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड वर्ड वाले क्वेश्चन का भी मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, सो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। सो भी हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, ये आपका होमवर्क है। इसका इक्वेशन आपको लिखना है एंड देन उसको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड ये दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
सो अब हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे, वो 4 टाइप्स के होते हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आज की इस वीडियो में हम 2 रिएक्शन कवर करेंगे, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड बाकी की 2 वीडियो बच जा रही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सो जैसे इसका नाम बता रहा है कॉम्बिनेशन, यानी कि 2-3 चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। मतलब कि जब हम 2-3 चीजों को कंबाइन करके कोई तीसरा चीज, नया चीज बनाते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product is known as combination reaction। यानी कि इस रिएक्शन में हम 2-3 चीजों को कंबाइन करेंगे और यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे हम कैसे देख सकते हैं? मानो कि हमारा रिएक्टेंट्स है A+B। अब ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, एंड ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो हमारा A+B, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज के साथ होगा। यानी कि जो A+B है, कोई तीसरा चीज होगा C होगा, और सिंगल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे हमने एक से ज्यादा सब्सटेंस लिए रिएक्शन कराने के लिए, पर ये कन्वर्ट होके क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो हम यहाँ पे इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंसेस है, इन दोनों का जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पे कोई तीसरा चीज बन के आया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ही अलग होती है हमारे इस दोनों से। सो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हमने पार्ट 1 में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पे ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, एंड यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो ये रिएक्शन हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। सो ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक भी है। एंड ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंसेस मिलकर कोई तीसरा सब्सटेंस फॉर्म कर रही है, जिसकी प्रॉपर्टीज दोनों से बिल्कुल ही अलग है। सो इसलिए रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सो सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है क्विक लाइम इन वाटर। सो हमारा क्विक लाइम क्या है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। सो ये क्या है? हमारा क्विक लाइम है। सो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम जो सॉलिड का फॉर्म लेके इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। सो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, साथ में हीट रिलीज होती है। सो हमारा क्विक लाइम इन वाटर का रिएक्शन है, एंड इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। सो क्या है? पहला, राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, यानी कि इसमें हीट रिलीज होती है। सो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होने लगता है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर से जो क्विक लाइम को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, इसलिए जब इस रिएक्शन को हम करा रहे होते हैं तो वहां पे वाटर को हम धीरे धीरे ऐड करते हैं रिएक्शन कराते वक्त कैल्शियम ऑक्साइड में, ताकि यहाँ पे ज्यादा हीट एक ही बार रिलीज ना हो, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो यहाँ पे बहुत हीट रिलीज होती है, सो इसलिए वाटर को हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ऐड करते हैं रिएक्शन कराते वक्त। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है एंड हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, और क्विक लाइम जो है हमारा वो सीमेंट बनाने में भी यूज होता है। सो ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको बताई, इसका मैं लिख दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी आपको बताया। पहला क्या कि राइज इन टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या होता है? जब ये रिएक्शन होता है, यानी कि जो हमारा क्विक लाइम है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको कि हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ता है, यहाँ पे हीट रिलीज होता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जब क्विक लाइम जो है हमारा वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे हम जब भी ये रिएक्शन कराते हैं तो हम एक ही बार पानी ऐड नहीं करते हैं, हम थोड़े थोड़े अमाउंट में पानी ऐड करते हैं, ताकि यहाँ पे ज्यादा तेजी से रिएक्शन ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट होता है, यहाँ पे बहुत सारा हीट रिलीज होता है, इसलिए इस रिएक्शन
में हम क्या करते हैं, वाटर एडेड स्लोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, जो कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है बहुत ही ज्यादा, इसलिए इस रिएक्शन को कराते वक्त हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड व्हाट इज क्विक लाइम यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, और क्विक लाइम को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। और एक और बात है कि रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक दोनों ही रिएक्शन है, सो कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, सो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दूसरा एग्जांपल हमारा व्हाइट वॉश वॉल का है। सो यहाँ पे जो हमने अभी रिएक्शन कराया था, यानी कि जो हमने क्विक लाइम का रिएक्शन कराया था वो वाटर के साथ, और यहाँ पे स्लेक्ट लाइम बना था, तो वहां पे हमारा स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या था, CaOH2, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। सो आपने कभी देखा है कि जब घर की पुताई कराते हैं तो वहां पे जो घर की पुताई होने के बाद जो दीवार है वो चमकने लगती है, तो वहां पे क्या हो रहा होता है, सो वहां पे हमारा यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है यही यूज होता है हमारा व्हाइट वॉश करने के लिए, यानी कि दीवार की पुताई कराने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, वही यूज होता है दीवार की पुताई करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारी दीवार पे चमकदार एकदम व्हाइट कलर की देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम शुरू में जब पुताई करते हैं, कभी आपने देखा है पुताई होते हुए, सो यहाँ पे क्या होता है, पहले कुछ दिन डल लगता है, पूरा चमक नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन बीत जाता है फिर वो चमकने लगता है दीवार। तो वहां पे क्या हो रहा होता है कि जैसे जैसे 2-3 दिन हो जाता है तो यहाँ पे जो हमारा दीवार पे जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेयर चढ़ाया था वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड फिर वहां पे रिएक्शन होती है, और इसी कारण से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, और तब हमारे दीवार पे चमकदार व्हाइट कलर की लेयर हमें देखने को मिलती है। यानी कि जब हम खुदाई करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे होते हैं तब वो डल होता है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उसके साथ रिएक्ट करती है, एंड तब यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का लेयर बन जाता है, जिसके कारण हमें दीवार पे वो उजली पूरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि जब व्हाइट वॉश होता है दीवार का तो वहां पे उस टाइम हमें क्यों नहीं देखने को मिलता है उजला पूरा, और जब कुछ टाइम बीत जाता है तब हमें उजली पूरी लेयर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जब थोड़े दिन हो जाते हैं फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, यहाँ हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण दीवार पे चमकदार रोशनी देखने को मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COH2 सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। इट रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एयर से, एटमॉस्फेयर से, फिर उससे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड इन 2-3 डेज ऑन वॉल, और तब क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म होता है, जब 2-3 दिन बीत जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, एंड दिस लेयर गिव्स CaCO3 शाइनी वॉल। ठीक है, जो ये CaCO3 का लेयर है यही हमें चमकदार दीवार देता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका रिएक्शन भी लिखेंगे अभी। सो अब हम इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। सो हमने क्या बोला कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारा जो स्लेक्ट लाइम है एक्वस, यानी कि क्या है, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था तभी तो ये बना था, तो ये एक्वस है, और हमारा स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे, कहां से आता है, ये तो एटमॉस्फेयर से आता है, तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये सॉलिड फॉर्म में बनता है। ठीक है, सो यही हमारा इसका रिएक्शन है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम, और ये स्लेक्ट लाइम कब बना था, जब हमने क्विक लाइम को रिएक्ट कराया था वाटर के साथ, तो ये स्लेक्ट लाइम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किससे रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड इसी के कारण हमें जो व्हाइट पे दीवार जो चमकदार दिखती है, इसी के कारण दिखती है। जब शुरू में हम दीवार पे पुताई करते हैं तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि स्लेक्ट लाइम होता है। ठीक है, जब वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और रिएक्ट करता है तब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, और जिसके कारण ही हमें 2-3 दिन बाद जो है वो हमारा दीवार पूरा चमकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो यहाँ पर अभी तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल देख लिए, जो कि है क्विक लाइम इन वाटर,
फिर से हमने क्या देख लिया कि व्हाइट वॉश कराते वक्त क्या होता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में लगभग हर साल इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में तो कभी सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। सो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, बर्निंग ऑफ कोल। तो पहला एग्जांपल ये है, इसमें क्या होता है, कार्बन सॉलिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। एंड यहाँ पर हमारा ये कोल का, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंसेस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे आ जाता है हमारा वाटर का फॉर्मेशन। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है जो कि लिक्विड है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें मिली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड कोई तीसरी चीज दैट इज वाटर, हाइड्रो यहाँ पे फॉर्म होकर आ रही है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है हमारा इस दोनों प्रॉपर्टीज से। ये भी क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अभी हमने जो दो एग्जांपल्स डिस्कस किए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, उससे ये क्वेश्चन है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में लगभग हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि एक सब्सटेंस एक्स है जो कि हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका सॉल्यूशन यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म हो, क्या आता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि सब्सटेंस एक्स किस सब्सटेंस का सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। ठीक है, नेम सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस एक्स हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये उसका फॉर्मूला हो गया और उसका नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर। ठीक है, अब इस रिएक्शन का हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है यहाँ पे कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड के सॉलिड स्टेट को हम रिएक्ट कराते हैं H2O लिक्विड के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्विक लाइम वाला ही रिएक्शन है, इसको आप लर्न कर लेना। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म होता है एंड साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, सो यही वाला हमारा रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रिएक्ट किया वाटर के साथ तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, एंड साथ में हीट भी रिलीज हुई। ठीक है, इसको आप वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज आल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइम एंड अलोंग विद हीट। सो दिस रिएक्शन इज बोथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन दोनों है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि दो सब्सटेंसेस मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एंड एक्सोथर्मिक क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अभी हमने क्विक लाइम से क्वेश्चन देख लिया इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम व्हाइट वॉशिंग वाले से क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये लगभग हर साल रिपीट होता है, तो आप इसको एकदम अच्छे से देख लो। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वॉल्स स्टार्ट शाइनिंग आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉशिंग, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। यानी कि जो मैंने आपको भी पढ़ाया तो बताया कि जो हमने व्हाइट वॉश कराते हैं जब वॉल को, मतलब पुताई कराते हैं, तो 2-3 दिन के बाद चमकदार पूरा देखने को मिलता है, शुरू शुरू में नहीं होता। सो यहाँ पे उसका रीजन पूछ रहा है और दूसरा बोल रहा है कि इसका जो केमिकल इक्वेशन इसमें हुआ है वो लिख देना है हमें। ठीक है, सो क्यों होता है ऐसा, तो मैंने आपको बताया कि जब हम लेयर चढ़ाते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ट लाइम का लेयर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब 2-3 दिन बीतते हैं तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड उसके साथ रिएक्शन करता है, तब यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होता है, जिसके कारण जो है वो चमकदार दीवार देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि जब ये 2-3 दिन के बाद ही रिएक्शन स्टार्ट होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड से, और फिर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर 2-3 दिन बाद फॉर्म होती है, इसलिए हमें चमकदार दीवार 2-3 दिन बाद देखने को मिलती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं कि क्या हमारा रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
यानी कि सिलेक्ट लाइम को हम लोग क्या करते हैं, एक्वस ये है, इसको ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से मिलती है, तो ये एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए हमें दीवार पे चमकदार रोशनी देखने को मिलती है, मतलब दीवार चमकने लगता है 2-3 दिन बाद, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसके नीचे आप इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या हमारा सिलेक्ट लाइम है, जो कि क्विक लाइम वाले रिएक्शन से फॉर्म हुआ था, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो ये हमारे रिएक्शन हो चुका है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वेशन करके लिख सकते हो इसको। एंड इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर में क्या लिखना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम अप्लाई करते हैं दीवार पे, तो क्या करता है 2-3 दिन बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, फिर यहाँ पे 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होता है, जिसके कारण से हमें 2-3 दिन बाद चमकदार रोशनी, मतलब दीवार पूरा चमकदार दिखने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं लिखा देती हूँ अभी, आप पहले आप इसका यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अप्लाइड इन वॉल, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ शाइनिंग लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 to 3 days। दैट्स व्हाई वॉल शाइन आफ्टर 2 to 3 days। यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लेयर को दीवार पे जब हम लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म होता है, और इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग ही जाते हैं, इसलिए दीवार जो है वो हमें 2-3 दिन बाद पूरा चमकदार दिखता है, पहले शुरू में नहीं दिखता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, और इक्वेशन लिखने को बोला था तो ये हो गया। तो पहले आप ये आंसर लिखना, फिर आप ये लिखना, ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, अब हम सेकेंड टाइप देखने वाले हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच वन सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक इनटू 2 or more single products is known as decomposition reaction। यानी कि जब यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था कि 2-3 चीज मिलके यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, ठीक है। लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी कि उसका उल्टा, जब हम 2-3 चीजों को, मतलब कि हम जब एक चीज को ब्रेक कराएंगे, यानी यहाँ पे 2-3 चीजें फॉर्म होगी, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट, वो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट्स बनाने वाला है, तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। एंड ये क्या है, हमारा रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें ना ब्रेक करना है, मतलब एक रिएक्टेंट को ब्रेक करके 2-3 चीज बनाना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट हम यूज करेंगे। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहे थे वो सारे एक्सोथर्मिक हो रहे थे, क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तोड़ेंगे, रिएक्टेंट को तोड़ेंगे और 2-3 चीज सिंपल बनेगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये उल्टा है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे हीट यूज होगी, किसी चीज को तोड़ने के लिए हीट लगती है, एनर्जी लगती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हो सकता है, मान लो कि हमारा ए बी कोई प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, इसको हीट करेंगे तो ये टूट के बन जाएगा A+B, ठीक है। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होके 2-3 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन है, ठीक है। मार्बल का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा यहाँ पे क्या है, क्विक लाइम है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो तो एग्जांपल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, लेकिन जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलता है, 2 प्रोडक्ट्स हो गए। सो यहाँ पे हमारा क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। जब हम यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट को एनर्जी देके उसको ब्रेक डाउन कराते हैं 2-3 प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी अलग अलग टाइप्स, यानी कि जिस तरीके की इसको एनर्जी देंगे उस बेसिस पे उस रिएक्शन का वो टाइप हो जाएगा। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके के होते हैं, यानी कि जिस टाइप की एनर्जी दे रहे हो उस बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम यहाँ पे 3 टाइप्स में बांटते हैं, ठीक है। पहला आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड लास्ट है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हम जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि तोड़ने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं हम, अगर वो हीट है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। एंड वहीं पे अगर रिएक्शन करा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड जो एनर्जी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो सनलाइट है, मतलब कि जो तोड़ने के लिए हम हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं, अगर वो सनलाइट से आ रही है तो यहाँ पे ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सो यहाँ पे ये तीनों टाइप के रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम अभी पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में देखते हैं। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीटिंग द रिएक्टेंट्स, यानी कि जब हम रिएक्टेंट्स को हीट करके तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एंड इसका एग्जांपल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है, आप इसको मार्क कर लो, एकदम स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब PbNO32 यानी कि लीड नाइट्रेट सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन होके क्या बनाता है हमारा, तो लेड ऑक्साइड साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना कि यहाँ पे क्या हुआ, लेड नाइट्रेट को जब हीट किया यहाँ पे तो लेड ऑक्साइड बना, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा क्या है, तो लेड नाइट्रेट है यानी कि PbNO32, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है यहाँ पे, ठीक है। लेड नाइट्रेट है और ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हाइट पाउडर है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो हमारा बना है लेड ऑक्साइड वो येलो कलर का होता है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात करें तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलता है, फ्यूम्स यानी कि यहाँ पे धुआं, ब्राउन कलर का धुआं देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो ब्राउन फ्यूम्स है वो किसके कारण देखने को मिलता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रहा है इसी के कारण हमें ब्राउन फ्यूम्स यानी कि भूरे कलर का धुआं देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ब्राउन फ्यूम्स ड्यू टू NO2 गैस, NO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी के कारण देखने को मिलता है। एंड ये MCQ में अक्सर पूछा जाता है, सो आप इसको भी स्टार मार्क कर लेना कि ये ब्राउन फ्यूम्स किस कारण से देखने को मिलता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण देखने को मिलता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे। सो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो ये क्या होता है, सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सब्सटेंस इन इट्स मोल्टेन और एक्वस स्टेट, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम करा रहे हैं और जो हमारा यहाँ पे एनर्जी यूज हो रहा है उसको ब्रेक डाउन कराने के लिए वो हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक करंट हम सॉलिड स्टेट में तो पास करा नहीं सकते, सो यहाँ पे उसका मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट होना जरूरी है, ठीक है। मोल्टेन यानी कि या तो पिघला हुआ होना चाहिए या फिर उसको पानी के साथ मिक्सचर बनाएंगे तब हम ये रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में सबसे फेमस एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। तो क्या है, H2O को लिक्विड लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल के आता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखो यहाँ पे समझ सकते हैं। पहले एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, इसमें हम कैथोड और एनोड लगाते हैं, ठीक है, फिर इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, ये हमारा एनोड है, ठीक है, बस समझ लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कैथोड है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन गैस, इस पे OH माइनस एंड यहाँ पे H प्लस होता है, ठीक है। तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा कि उल्टा जाता है, पॉजिटिव निगेटिव के पास और निगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे जाके जमा होता है यानी कि निगेटिव वाले के पास, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे जाता है यानी कि पॉजिटिव वाले के पास, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है यानी कि निगेटिव के पास, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, एनोड के पास जाता है यानी कि पॉजिटिव के पास।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का इस रिएक्शन में क्या बताना है, जो कलेक्ट हुआ है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उसका रेशियो बताना है। तो वो कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। ये क्या है, रेशियो ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ये दोनों ही एमसीक्यू में पूछा जाता है। पहला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कहाँ पे जमा होता है जाके, तो वो होता है हमारा कैथोड पे, जो कि निगेटिव चार्ज है, तो उल्टे के पास जाता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव निगेटिव को, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन गैस में पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड के पास जाता है, और ऑक्सीजन गैस हमारा एनोड के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और एमसीक्यू में पूछा जाता है कि रेशियो क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुआ है उसका रेशियो क्या है, तो वो 2:1 होता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं तीसरा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि जब हम ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब हमने ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर वो सनलाइट है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl सॉलिड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो यहाँ पे सिल्वर में और क्लोरीन में, सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये व्हाइट पाउडरी सिल्वर क्लोराइड है, ये जब हम इसको हीट में, मतलब हीट देते हैं यहाँ पे सनलाइट से, ठीक है, सनलाइट यूज कर रहे हैं इसका डिकम्पोजिशन कराने के लिए, तो ये ग्रे कलर के में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी पाउडर फॉर्म में था, AgCl था, अब ये मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका कलर ग्रे में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लेना कि ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल में आता है। सेकंड एग्जांपल इसका आता है सिल्वर ब्रोमाइड। उसको भी जब हम रिएक्ट कराते हैं सनलाइट के फॉर्म में, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और हमें सिल्वर और ब्रोमाइड मिल जाता है, ठीक है। सो ये भी थर्ड टाइप हो गया हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। सो इसके साथ हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओवर हो चुका है, ठीक है। सो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा, वो भी बिल्कुल एक आसान तरीके से, ठीक है। साथ ही हमने केमिकल रिएक्शन के 2 टाइप्स को डिस्कस कर लिया, एंड बाकी की 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा ये वीडियो होता है खत्म, और इस अगले वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम सीखेंगे कि कैसे एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटाकर रिप्लेस कर देती है। यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि हमारे फेवरेट चिप्स के पैकेट में हवा के नाम पे कौन सी गैस भरी होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।